नमस्कार, मैं आलोक पाल, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत करता हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 खतरे में मोदी इस सीरीज के तहत आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने के लिए इसे काफ़ी लंबे समय से देखना होगा। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक स्थायित्व काफ़ी ज़्यादा रहा है। शुरू में लगभग 77 तक कांग्रेस ने वहाँ पर शासन किया है। 77 के बाद 2011 तक वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन रहा और उसके बाद से ममता बनर्जी लगातार सत्ता में है। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुए किस तरह से हैं। तो इसके लिए आपको काफ़ी लंबे समय से चीज़ों को देखना होगा। तो दो हिस्सों में बांटना होगा। पहला है 1962 से 1988 तक, सॉरी 1998 तक, और दूसरा हिस्सा है जो 1999 से शुरू होता है और अब तक। तो जब हम पहले हिस्से में जाते हैं तो शुरुआती दिनों में तो सभी जगह कांग्रेस का शासन था, सभी जानते ही है। तो 1962 में पश्चिम बंगाल में पहली बार कांग्रेस को चुनौती मिली। पश्चिम बंगाल में सीपीआई, जो उस समय अखंडित थी, उसने कांग्रेस को चुनौती देना शुरू किया। 1962 के चुनाव में उस समय 36 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने 46.8% वोट लिया और 22 सीटें जीती, जबकि सीपीआई ने 29.4% वोट लिया और 9 सीटें जीती। इसके बाद से कांग्रेस का पतन वहां पर शुरू हुआ। अगला चुनाव हुआ 1967 में। कांग्रेस का वोट शेयर घटा, वोट शेयर पहुंचा 39.7 और सीटें घटकर हो गई 14। इस बार चुनाव 40 सीटों पर हुआ था, जिसमें से 14 कांग्रेस ने जीती और 10 सीटें लेफ्ट फ्रंट ने जीती, बाकी अन्य छोटे दलों में बट गई। वहां की जो राज्य सत्ता थी उस पर कांग्रेस काबिज रही। इसके बाद अगला चुनाव हुआ 71 में। कांग्रेस का वोट शेयर और घटा और वोट शेयर घटकर हो गया 28 और उसकी सीटें घटकर हो गई 13। यहां पर लेफ्ट फ्रंट जंप करके 23 सीट्स पर पहुंच गया और उसके बाद से लेफ्ट फ्रंट ने वहां पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीटें उसकी कुछ कम ज्यादा हुई, लेकिन वह लगातार राज्य सत्ता पर भी काबिज बनी रही और जो लोकसभा की सीटें हैं वह भी उसकी उसी अनुपात में आती रही। 77 तो एक इस तरह का साल था कि चूंकि अब इमरजेंसी के बाद का चुनाव था, ज़्यादातर लोग नाराज थे इंदिरा गांधी से, तो उसका नतीजा भी वैसा ही हुआ। और वहाँ पर जो चुनाव हुए तो एक नया फोर्स वहाँ पे 77 में सामने आया और वह था भारतीय लोक दल। चुनाव का जो नतीजा रहा वह इस तरह से रहा कि कांग्रेस को 29.4% वोट मिला और सीट मिली 3।
लेफ्ट फ्रंट को 23 सीट मिली और वोट मिला 34.3%। लेकिन उस चुनाव में 15 सीट जीतने में कामयाब रहा भारतीय लोक दल। इसके बाद वहां पर भारतीय लोक दल का कोई अस्तित्व नहीं बचा। अगले जो चुनाव हुए 4-5, वह लगातार कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के बीच में होते रहे। वोटों की शेयरिंग भी उसी तरह से होती रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें जीतने में वहां फिर उसके बाद केवल एक बार ठीक ठाक सीट जीतने में कामयाब हुई, और वह चुनाव था 1984 का, जिसमें उसने 16 सीट जीती। और आपको याद होगा वह चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का चुनाव था, जिसमें एक सहानुभूति की जबरदस्त लहर थी, और उस लहर के चलते कांग्रेस को 16 सीट मिली। अन्यथा 80 में 4 सीट, 89 में 4 सीट, 91 में 5 सीट, और एक चुनाव और थोड़ा सा कांग्रेस के लिए ठीक रहा, और वह चुनाव था 96 का, जिसमें उसने 9 सीट जीती। इस बीच में 84 का चुनाव अगर हटा दें तो लेफ्ट फ्रंट की सीटें, जिसमें सीपीआई, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, ये सारी पार्टियां सम्मिलित थीं, इन्होंने लगातार 23 से लेकर के 38 सीटें जीती। केवल 1984 का एक चुनाव ऐसा था जिसमें कि इनकी सीटों की संख्या 26 हुई। 1996 के बाद कांग्रेस में ममता बनर्जी ने एक विद्रोह किया। और विद्रोह क्या किया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और अपना एक अलग दल बनाया। और शुरू में उस दल का नाम था वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस। तो ममता बनर्जी जब सीपीएम के सामने आई, या यूं कह लें लेफ्ट फ्रंट के सामने आई, तो उन्होंने कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में लगभग समाप्त कर दिया। नतीजा यह हुआ कि सीपीएम, या यूं कह लें कि लेफ्ट फ्रंट, वह तो अपनी सब ताकत बरकरार रखने में कामयाब हुआ, लेकिन कांग्रेस का वोट जो है, जो वोट शेयर था, वह बहुत ज्यादा घट गया। वह 40% से घट करके 15% पर आ गया। जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी ने उस चुनाव में लगभग 25% यानी कि 24.4% वोट पाए। यह चुनाव ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ अलायंस करके लड़ा था। उस चुनाव में बीजेपी को भी 10% वोट मिले थे। तो अगर दोनों के वोट जोड़ दिए जाएं तो दोनों के वोट मिला करके 34.6 हुए, और जो दोनों को मिला करके सीटें मिली लोकसभा में वह थी 8। अब यहां से परिवर्तन होना चालू होता है। 99 का लोकसभा चुनाव होता है, चूंकि वो अस्थिर सरकार थी, ज्यादा दिन चल नहीं पाई थी। तो 99 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, तो 99 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन था। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। दोनों का सम्मिलित वोट शेयर जो था वह 37% था, जिसमें से 26% टीएमसी का और 11% बीजेपी का। 2 सीट बीजेपी को आई, 8 सीट टीएमसी को आई। और पहली बार पिछले लंबे समय के बाद 1980 के बाद लेफ्ट फ्रंट की सीट 30 के नीचे आई, और उनकी सीटों की संख्या घटकर हो गई 21। अगले चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच में खटपट हुई। टीएमसी ने अकेले चुनाव लड़ा, बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा। नतीजा ये हुआ कि कुछ वोट टीएमसी का भी घटा, कुछ वोट बीजेपी का भी घटा। और चूंकि यह चुनाव बीजेपी के 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद का चुनाव था, 2004 का, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के बीच में एक समझौता हुआ, जो कि अनऑफिशियल था, फ्रेंडली फाइट टाइप का।
तो उसका नतीजा यह हुआ कि लेफ्ट फ्रंट एक बार फिर से थोड़ी ताकत गेन करने में कामयाब रहा 2004 में, और उसको 26 सीटें मिली, यानी कि उसकी 5 सीटें बढ़ गईं 1999 के मुकाबले। और तृणमूल कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ, उसकी सीटों की संख्या केवल एक रह गई, 7 सीटों का नुकसान हुआ। ममता बनर्जी को छोड़कर लगभग लगभग क्या सारे ही लोग चुनाव हार गए। और वोट शेयर में भी 5% का नुकसान हुआ, जो 26 था वह घटकर 21 हो गया। बीजेपी को भी नुकसान हुआ, वोट शेयर में तो थोड़ा ही हुआ 3% का, लेकिन सीटों में जो उसकी 2 सीटें थी वो 0 हो गई। इसके बाद से तो सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो गया। 2009 का चुनाव जब हुआ तो टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी के साथ एक समझौता किया, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, दोनों को उसका फायदा मिला। जहां टीएमसी का वोट शेयर 10% बढ़ गया, 21 से बढ़कर 31 हो गया, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर ही 13.5% पर स्थिर बना रहा, कोई कमी नहीं आई। और कुल मिला के अगर दोनों का वोट शेयर जोड़ दें तो 44% हो गया, जो कि लेफ्ट फ्रंट के मुकाबले काफी ज्यादा था। लेफ्ट फ्रंट को उस चुनाव में लगभग 40% वोट मिला। नतीजा ये हुआ कि पहली बार टीएमसी 2009 के चुनाव में 2 अंकों में लोकसभा सीट पाने में कामयाब हुई, और उसकी जो लोकसभा की सीटें थीं वह बढ़कर 19 हो गईं। और इसके बाद जब 2011 का विधानसभा चुनाव हुआ तो टीएमसी ने लेफ्ट फ्रंट को या सीपीएम को सत्ता से बाहर कर दिया, और जो ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद से 2014 और 2019 के चुनाव हुए। 2014 में तो टीएमसी मजबूत बनी रही, लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ तो टीएमसी को वोट शेयर में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, वोट शेयर उसका और बल्कि बढ़ ही गया, वोट शेयर उसका बढ़कर के 43.7 हो गया, लेकिन सीटें उसकी 34 से घट के 22 हो गईं। यह पहला चुनाव था जब बीजेपी को पश्चिम बंगाल में दहाई के अंकों में सीटें मिली, और बीजेपी 18 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही, और उसका वोट शेयर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा, और उसने 40.6%, यानी कि 40.6% वोट पाने में कामयाबी हासिल की। अब अगर आप 2019 के चुनाव और 2009 के चुनाव को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि 2009 के चुनाव के बाद जहां टीएमसी 19 लोकसभा सीटें पाने के बाद 2011 में विधानसभा में कब्जा करने में कामयाब रही, प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रही, वहीं बीजेपी लगभग उतनी ही सीटें, यानी कि 18 लोकसभा सीटें 2019 में पाई, लेकिन विधानसभा में उसको उस तरह का सक्सेस नहीं मिला। अब जो चुनाव होने वाला है वह है 2024 का। 2024 में जो सिनेरियो अभी बन रहा है वह इस प्रकार है कि जो इंडिया अलायंस बना है, उस इंडिया अलायंस में कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पार्टीज सभी सम्मिलित हैं। पश्चिम बंगाल में इस बात की संभावना बहुत कम है कि इंडिया अलायंस में होने के बावजूद ये तीनों दल या तीनों विचारधाराएं कह लें, जो भी आप कहना चाहें, विचारधारा तो खैर कुछ है ही नहीं, वो सब वामपंथी हो गए हैं, लेकिन ये तीनों दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे इसकी संभावना कम है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और सीपीएम या लेफ्ट फ्रंट अलग चुनाव लड़ता है, बीजेपी अलग चुनाव लड़ती है, यानी कि ये फाइट 4 कॉर्नर ना होकर के 3 कॉर्नर हो जाती है, ट्रायंगुलर हो जाती है, तो उस स्थिति में जो
टीएमसी प्लस यानी कि टीएमसी और कांग्रेस का वोट शेयर है, अगर उसे पिछले चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो यह लगभग लगभग 50% को पहुंच जाता है। जबकि बीजेपी का जो पिछले लोकसभा चुनाव का वोट शेयर है वह है 40.6। यहां पर जो सीपीएम है या लेफ्ट फ्रंट है उसको बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद नहीं है। हो सकता है उसके वोट शेयर में और ज्यादा कमी आए, जो पिछली बार 6% पर था वह घट करके 2-3% पर ही रह जाए। तो कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट तो लगभग समाप्त हो गया, आप ये मान के चलिए। बचा थोड़ा बहुत कांग्रेस। वैसे तो कांग्रेस भी समाप्त प्राय ही है, लेकिन अगर गठबंधन हो जाता दोनों पार्टियों के बीच में तो कांग्रेस का कुछ वोट टीएमसी के साथ शिफ्ट हो जाएगा, कुछ वोट बीजेपी के साथ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर कांग्रेस और टीएमसी मिला करके 46-47% तक वोट पाने में कामयाब रहते हैं तो बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। जो 18 लोकसभा सीट उसने जीती है उनकी संख्या घट करके 4-5 सीट पर आ सकती है। जबकि अगर बीजेपी अपना कैंपेन सही ढंग से चलाने में कामयाब हुई और उसका वोट शेयर बढ़कर के 45 तक पहुंच गया, 45 या 46 तक, तो उस स्थिति में बीजेपी पश्चिम बंगाल में लगभग क्लीन स्वीप कर सकती है। जो 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने और 2 सीट कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी, यानी कि कुल मिला के 24, तो उस 24 की संख्या घट करके 4-5 पर भी आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां का लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से तराजू की डंडी पर रखा हुआ है। जिस तरफ 2-3% का वोट शेयर बढ़ गया वही पश्चिम बंगाल में स्वीप कर जाएगा। कांटे की टक्कर जैसी स्थिति की संभावना बहुत कम है। मुझे पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि या तो टीएमसी एक बार फिर पश्चिम बंगाल को स्वीप करेगी या फिर बीजेपी स्वीप करेगी। अब नतीजा तो मई में ही पता चल पाएगा, लेकिन आकलन पश्चिम बंगाल का करना बहुत ही कठिन है। इस पर आपकी राय क्या है? कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं। अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कंटेंट उचित लगे तो शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।